A very good morning to all my dear friends. Welcome to Curiously Education. दोस्तों आज 3 फरवरी 2022 है. मैं हूं प्रशांत मावानी. आज हमारे टेबल के ऊपर 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसका अनाउंसमेंट बजट में हुआ था, तो इसके साथ जुड़े हुए कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को हम देखेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके लिए. इनफैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए. देन वी हैव इकोनॉमिक फ्यूजिटिव्स, जो पैसे लेकर भाग जाते हैं, उनके साथ जुड़ा हुआ जो लॉ है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ बदलाव किया जाए. बजट 2022 के कुछ की पॉइंट्स, ये अरविंद पणगरिया साहब ने अपने पॉइंट्स बताए हैं. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. गवर्नर वर्सेस चीफ मिनिस्टर, ये चीज़ हमें बार बार देखने को मिलती है और ये हमारे संविधान के लिए, ये हमारे राज्यों के लिए, हमारी डेमोक्रेसी के लिए ये गलत बात है. इसमें एक बदलाव आना चाहिए. और एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इट्स अबाउट जापान, और सिर्फ जापान के लिए नहीं है, भारत के ऊपर भी ये अप्लाई होता है. क्या है ये देखेंगे. दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कमेंट में लिखते हैं कि लेक्चर की पीडीएफ को कहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है. तो अगेन मैं हर रोज़ तो बताता ही हूँ, मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करके दिखा देता हूँ कि ये टेलीग्राम की चैनल है. टेलीग्राम एक व्हाट्सएप जैसा, व्हाट्सएप से थोड़ा अच्छा इन माय ओपिनियन एक मोबाइल ऐप है. आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और फिर आप ये जो चीज़ है, आप अपनी पीडीएफ जो है मोबाइल में डाउनलोड करके फिर डायरेक्टली इसको क्लिक कीजिए. तो ये लिंक जो है, इसके माध्यम से आप डायरेक्टली मेरी टेलीग्राम की चैनल जो है उस पर लैंड होंगे एंड देन यू कैन ज्वाइन इट. तो हर रोज़ आपको एक ही सोर्स है मेरे लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने का. एक सोर्स जो है दैट इज़ टेलीग्राम चैनल. इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कोई क्वेरी है, कोई टिप चाहिए, राइट, कोई सजेशंस देने हैं, तो यू कैन सेंड योर मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर. जल्द से जल्द आई गेट बैक टू यू. 24 आवर्स के अंदर आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू. राइट, मोटिवेशनल कोट्स, इंस्पिरेशनल स्टोरीज के लिए चेकआउट क्यूरियसली फॉरएवर. ये सभी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं. मोटिवेशनल वीडियोस क्यूरियसली फॉरएवर यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं. आज का वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन. हमारी दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि याद रखिए आप ही इस वीडियो के ब्रांड एम्बेसडर हैं. तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बजट में अनाउंस की गई, और ये टॉपिक जो है ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है. बजट में ये कहा गया है बाय द गवर्नमेंट, बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, कि हमारे देश की जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये 2022-23 में डिजिटल रुपी को लॉन्च करने वाली है. डिजिटल रुपी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. इसका अलग अलग, इसका कुछ भी नाम हो सकता है. लेट्स से ई रुपी, राइट. तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इंडियन रुपी को लॉन्च किया जाएगा बाय 2022-23 किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा. तो जैसे बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन जो है वो किसी बैंक के द्वारा रिलीज या फिर इश्यू नहीं किया गया, लेकिन ये एक प्रकार का भारत का कॉइन होगा, रुपी कॉइन होगा डिजिटल में. एंड इट विल बी इंडियन क्रिप्टो करेंसी, हमारे देश की ऑफिशियल क्रिप्टो करेंसी यू कैन से. अब 2017 में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक हाई लेवल इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह कहा था कि आप सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च कीजिए. सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडीसी क्या है? ये एक प्रकार की डिजिटल करेंसी है. इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. और दुनिया के बहुत सारे देशों में ऐसे पायलट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो 2014 से चल रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको लेकर कोई फिक्स फाइनल डिसीजन जो है वो अभी तक नहीं लिया गया है. आप सोच रहे होंगे कि डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने की क्या ज़रूरत है? हम हमारे अकाउंट में से पैसे जो हैं वो यूपीआई और जो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, यू कैन एनईएफटी हैं, देन व्हाट इज़ द आईएमपीएस से आप डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हैं. तो वाई डिजिटल करेंसी? ये एक नई टेक्नोलॉजी है, थोड़ी अलग है, थोड़ी फास्ट है कंपेयर टू व्हाट वी आर यूजिंग नाउ. लेकिन इस सीबीडीसी के बहुत सारे रिस्क्स भी हैं. देखिए, दुनिया में कुछ 50 जितने ऐसे देश हैं जिसमें 24/7 नियर रियल टाइम डिजिटल पैसे या फिर डिजिटल करेंसी जो है, मीन्स जो आप पैसे यूज़ कर रहे हैं, डॉलर, पाउंड्स एक्सेट्रा, वो आप
24/7 कभी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और उसमें से हमारा देश भारत भी है, तो दैट्स ए गुड थिंग। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 को जो रिटेल पेमेंट्स होते हैं उसका एक सर्वे किया, और पता चला कि रिटेल पेमेंट्स जो हैं वो धीरे धीरे आगे ही बढ़ रहे हैं। कोविड के बाद, जब से कोविड की स्टार्टिंग, अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन जब से कोविड की स्टार्टिंग हुई है तब से हमें देखने को मिला है कि मैं खुद अपना एग्जांपल दूँ, राइट, तो मेरे पास कार्ड था, आज भी है, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट द डेबिट कार्ड। लेकिन मैं फ्यूल भरवाने के लिए जब भी जाता था तो आई यूज़ टू ये कार्ड्स यूज़ करता था। छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस के लिए मैं वो कार्ड, या फिर कार्ड अवेलेबल भी नहीं था हर जगह पर, वो एक्सेप्ट भी नहीं करते थे। और ये जो यूपीआई से आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं, क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं, तो ये उतना ज़्यादा था नहीं कोविड से पहले, कुछ ही दुकानों में ये अवेलेबल था। लेकिन आज आप जाइए, ऐसी ऐसी जगहों पर ये आ गया है, मीन्स यू वॉन्ट बिलीव, छोटी छोटी जो रेडी होती हैं, तो वहाँ पर भी आपको ये क्यूआर कोड जो है वो देखने को मिलता है। तो डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल जो है वो अब लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कर दिया है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, तो एक ज़बरदस्त इंक्रीज तो कोविड की वजह से देखने को मिला ही है। बड़े बड़े पेमेंट्स तो लोग जो हैं वो कार्ड से ही कर रहे हैं। छोटे छोटे पेमेंट्स अगर 500 रुपीज़ से कम है तो अपने जेब में जो भी छुट्टे पैसे हैं, 100 रुपये 200 रुपये, तो उसको दे देंगे और बदले में कैश ले लेंगे। कैश देते हैं, कैश लेते हैं। लेकिन बड़े पेमेंट्स में तो हमने देखा, कपड़े खरीदने के लिए कोई या 2-3 हज़ार 5,000 रुपये हुए तो कार्ड से ही पैसे देते हैं, क्योंकि वरना होगा ये कि आप एटीएम में जाएंगे, एटीएम में से पैसे उठाएंगे, फिर वहाँ जाकर पैसे देंगे। तो उससे अच्छा है कि आप डायरेक्टली कार्ड से ही वो ट्रांजैक्शन कर लें। अब प्रश्न ये उठता है कि इसमें इतना डिफ़िकल्ट क्या है? ये सीबीडीसी को लॉन्च किया जाना चाहिए, राइट? डिजिटल ऑप्शंस और प्लेटफॉर्म हमारे पास अवेलेबल हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में हमें पता है। बट जस्ट इमेजिन, नाउ पे अटेंशन, इसके कुछ रिस्की पॉइंट्स जो है वो ये हैं कि अगर ये एक डिजिटल जो लेजर हम कहते हैं, ऑनलाइन लेजर या फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, और अगर इसको लॉन्च किया जाता है तो आपके पास अभी लेट्स से 10 लाख रुपए जो हैं, तो ये 10 लाख रुपए आपने बैंक में रखे हैं। अब अगर डिजिटल रुपी आ जाए तो ये फिर आप बैंक में क्यों रखेंगे? ये पैसे तो आप ऑनलाइन ही रखेंगे। चलिए पूरे नहीं तो लेट्स से 5 लाख, तो इसे हर एक कस्टमर अगर ऐसा करे तो बैंक के पास जो डिपॉजिट आएगी उसका क्या होगा? फिर बैंक आपको जो बिजनेसेस को लोन चाहिए वो कैसे दे पाएगी? मीन्स वो सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कभी इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, बट दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। ये एक बड़ा पॉइंट है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए, और डिसीजन मेकर्स को सोचना चाहिए। दूसरी चीज़, मॉनिटरी पॉलिसी। अगेन आई एम बीइंग वेरी क्विक हियर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो जो डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस आता है इसी चैनल पर, वो भी आप देखते हैं, तो आपको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो पैसों का फ्लो जो है वो टाइट करने के लिए या फिर लूज़ करने के लिए आरबीआई जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करती हैं। तो अगर मॉनेटरी पॉलिसी लूज़ है या फिर लूज़ करना चाहती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और लेट्स से 25% 30% जितने जो भी पैसे हैं वो ये सीबीडीसी हैं, तो फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर मॉनेटरी पॉलिसी को मीन्स थोड़ा लूज करे तो भी इसकी इम्पैक्ट उतनी ज़्यादा मार्केट में देखने को नहीं मिलेगी, या फिर टाइट करे तो भी उतनी ज़्यादा मार्केट में इसकी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगी। ये एक प्रश्न है। अगेन इसका भी कुछ सोल्यूशन निकाला जा सकता है, लेकिन अभी ये बड़ा क्वेश्चन नंबर 2 आप कह सकते हैं। द intermediation of banks by the central bank is an area that is being closely scrutinized by the world's leading central banks. स्वीडन की जो रिक्स बैंक हैं उन्होंने ई कोरोना प्रोजेक्ट 2017 में लॉन्च किया था, और आज भी ये जो बैंक है रिक्स बैंक ये स्टडी कर रही है कि उस ई कोरोना या फिर एक प्रकार की जो सीबीडीसी है इसकी इम्पैक्ट स्वीडन की इकोनॉमी के ऊपर क्या है। तो हमारे लिए चिंता का विषय ये है कि ये जो डेडलाइन भारत सरकार ने बजट में अनाउंस कर दी है, तो हमें सोच समझकर बहुत ही आगे बढ़ना होगा। ऐसे बड़े बड़े प्रश्नों के आंसर्स के बिना हम इसको अगर लॉन्च कर देंगे तो फिर इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा
हो सकती है। तो आई होप दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, इकोनॉमिक फ्यूजिटिव्स। इनका मतलब यह है कि जो व्यक्ति लोन लेते हैं, पैसे लेते हैं और फिर पैसे लौटाते नहीं और भाग जाते हैं। तो इसको लेकर भारत सरकार ने एक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 निकाला है। और इस एक्ट में ऐसा है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा फ्यूजिटिव है, भगोड़ा है, तो आप उस व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी है उसको सीज कर सकते हैं और उसको बेच सकते हैं, और उसको बेचकर जो पैसे आएंगे उन पैसों को फिर जो मनी लेंडर्स हैं उनको आप देकर मैटर को सॉल्व कर सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है, स्टर्लिंग बायोटेक फ्रॉड केस। और स्टर्लिंग बायोटेक फ्रॉड केस के जो को एक्यूज्ड है, एक व्यक्ति हाथ में नहीं आया, दूसरा जो व्यक्ति है वो कह रहा है कि मैं जो पैसे हैं, मीन्स उन्होंने ये क्लेम किया है कि उन्होंने पैसे दे दिए और बाकी के जो पैसे जो देने हैं वो भी वो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुझे जो ये एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी और फिर ये इम्प्लीमेंटेशन, जो सीबीआई फॉर एग्जांपल, राइट, सीबीआई पुलिस एक्सेट्रा से मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। मैं अपने पैसे देने के लिए तैयार हूँ, मैं मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए तैयार हूँ। मेरा जो पार्टनर है या फिर जो व्यक्ति इस स्टर्लिंग बायोटेक फ्रॉड के साथ जुड़ा हुआ है और जो भाग चुका है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद देखे। मैं अपनी तरफ से जितना पैसा मुझे देना है वो देने के लिए तैयार हूँ, ऐसा ये कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ के ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सजेशन दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि ये जो ऐसे भगोड़े हैं या फिर ऐसे जो इकोनॉमिक फ्यूजिटिव्स हैं और इनके साथ जुड़े हुए केसेस हैं, उसमें कितना ज़्यादा टाइम खर्च होता है, कितने पैसे खर्च होते हैं, कितने सारे एफर्ट्स ईडी सीबीआई को इनको इनका पीछा करना, बहुत सारे रिसोर्सेज इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर कोई ऐसे इकोनॉमिक फ्यूजिटिव्स हैं और वो अगर पैसे देने के लिए तैयार हैं, वो अगर जो भी इंटरेस्ट और जो भी जितना भी उनको पैसा देना है वो सारे पैसे देने के लिए तैयार हैं, तो फिर हमें ये सोचना चाहिए कि इनके ऊपर जो एक क्रिमिनल केस है इसको ड्रॉप कर देते हैं। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो हैं उसको बंद कर दिया जाना चाहिए या फिर खत्म कर देना चाहिए, कि क्योंकि ये व्यक्ति पैसे देने के लिए अब तैयार हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग सजेशन आया है और बात भी कहीं ना कहीं सच है, क्योंकि केसेस जो हैं वो अगर चलते रहेंगे तो सालों निकल जाएंगे और फिर जिस व्यक्ति के पैसे फंसे हुए हैं, शायद ऐसा भी हो कि कुछ सालों के बाद उनके सारे दूसरे प्रोजेक्ट्स जो हैं इसके ऊपर भी इम्पैक्ट आए। तो इट इज़ बेटर कि हम जल्द से जल्द जो हैं वो ऐसे केसेस को सॉर्ट आउट कर ले। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एज यू नो हमारे देश में अगर ए नाम का व्यक्ति जो है वो इकोनॉमिक फ्यूजिटिव हैं, तो फिर ए जो है वो ए टैक्स और इन सारी चीज़ों को बचाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी बी के नाम पर, सी के नाम पर रखेगा, कुछ दोस्तों के नाम पर, कुछ रिश्तेदारों के नाम पर प्रॉपर्टीज़ होंगी, राइट। कई बार ऐसा होता है कि अपने नौकर के नाम पर भी गाड़ी और बंगला लिया जाता है। तो ऐसे केसेस में आप ए को अगर पकड़ भी लेंगे ऑफिशियली लेट्स से, और उसके पास उसको 100 करोड़ रुपए देने हैं, लेकिन उसके पास सिर्फ 10 करोड़ की प्रॉपर्टी उसके नाम पर है, तो इसकी नीलामी होगी तो पूरे 10 करोड़ भी नहीं मिलेंगे, 8 करोड़ मिलेंगे। तो बाकी के जो है वो मीन्स ये छूट जाएगा, ये केस खत्म हो जाएगा। और फिर बी और सी की जो प्रॉपर्टी है वो फिर मीन्स ये एक ही है, फिर वो फ्यूचर में इसके अपने नाम भी करवा सकता है। तो ऐसी भी चीज़ें हमारे देश में होती हैं और इसके बारे में एजेंसीज को पता भी नहीं रहता है कि बेनामी एसेट जो है वो एक ही है, क्योंकि किसी और के नाम पे है, तो हाउ यू विल फाइंड आउट। तो इट इज़ बेटर कि अगर वो सामने से आकर पैसे दे रहे हैं और चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहे हैं तो हमें इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल यूएसए में प्ली बार्गेनिंग लाइक चीज़ है कि अगर आप पैसे देते हैं तो फिर आपके ऊपर क्रिमिनल कार्यवाही जो है वो नहीं होगी। तो सुप्रीम कोर्ट का ये सजेशन जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ ज़रूर सोचेगी, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने एक सजेशन दिया है। सो दिस वाज आवर टॉपिक नंबर 2। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टॉपिक नंबर 3। मच गुड सम बैड। टाइम्स ऑफ इंडिया में अरविंद पनगरिया साहब ने ये आर्टिकल लिखा है। आई एम श्योर यू वुड बी अवेयर। अरविंद पनगरिया साहब जो है वो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन थे और यूनिवर्सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते भी हैं। लेटरल एंट्री हुई थी इनकी और फिर अब मीन्स वो वापस कुछ समय के बाद वापस चले गए कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए। और कई बार इकोनॉमी के बारे में, हमारे देश के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो हैं वो उनके आर्टिकल में हमें पढ़ने को मिलते हैं। तो इस आर्टिकल में वो कहते हैं कि
जनरली जो बजट होता है, अभी तक के जितने भी बजट्स हमने देखे हैं, तो उसमें आपको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, महिलाएं, विधवा, फिर जो बुज़ुर्ग लोग हैं, तो उनके साथ जुड़ी हुई कुछ ना कुछ स्कीम्स और कुछ बातें हमें देखने को मिलती है। लेकिन ये वाला बजट जो है वो थोड़ा अलग रहा। इसमें सबसे ज़्यादा फोकस जो है, कहते हैं ना, अनडिवाइडेड अटेंशन फाइनेंस मिनिस्टर का था विकास या फिर डेवलपमेंट के ऊपर। अब 5 राज्यों में इलेक्शंस हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट अच्छी बात जो मुझे भी लगी वो ये थी कि ना तो कोई फ्रीबीज देने की, यानी कि मुफ्त में गिफ्ट देने की बात बताई, ना तो इलेक्शंस को अफेक्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ ऐसे पॉइंट्स इंक्लूड किए। राइट, कैपेक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। और दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले लेट मी टेल यू कि इसी चैनल पर 2 इम्पोर्टेंट वीडियोस अपलोड किए हैं। ये दोनों के दोनों फाइनेंशियल एनालिसिस के जो वीडियोस हैं उसी की सीरीज़ का पार्ट है। एक है 1 फेब का वीडियो। इस वीडियो में मैंने इकोनॉमिक सर्वे को एनालाइज किया है, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले आपको ये देखना है अगर आपने नहीं देखा है तो। और सेकंड फरवरी को जो वीडियो है, जो सेकंड इंपॉर्टेंट वीडियो है, दैट इज बजट का एनालिसिस। तो ये दोनों वीडियोस आपको देखने ही है। अगर आप किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको देखने ही है। राइट, अगर आप ऐसे ही इस जस्ट फॉर नॉलेज अगर आप इस वीडियो सीरीज को देखते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं। एक और चीज़ यहाँ पर, एक डॉक्टर साहब हैं फ्रॉम फिलाडेल्फिया, आपका मैसेज मुझे अभी मिला इंस्टाग्राम पर। अब कुछ पुराने मैसेजेस जो हैं इंस्टाग्राम पर वो मैं देख नहीं पाया था अनफॉर्चुनेटली। तो मेरे ध्यान में कुछ मैसेजेस आए, लेकिन आपका मैसेज मैंने पढ़ा और ये मैसेज जो है वो फिर आई थिंक डिलीट हो गया। आई डोंट नो कहाँ पर चला गया, मैंने ढूंढने की कोशिश की। आई वाज ट्राइंग टू गेट बैक टू यू। तो एनीवे, अगर ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने मैसेजेस किए हैं इंस्टाग्राम में या फिर फेसबुक में, तो आप समझ सकते हैं कि एक साथ बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। और आई यूज्ड टू बी वेरी बिजी व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर ए पर्टिकुलर कंपनी, लेकिन अब दिस इज़ माय ओन कंपनी, सो आई हैव सम टाइम कि मैं जो आप सभी के साथ जो है इंटरेक्ट कर सकूं और आप सभी के साथ आपके कोई क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, ग्रीटिंग्स है, तो उनको रिप्लाई कर सकूं। तो आई एम रियली सॉरी अगर आपको टाइम पर मैं रिप्लाई नहीं कर पाया हूं तो। राइट, सो कमिंग बैक टू दिस वन, तो फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने ये चीज़ जो है वो काफ़ी सही की है कि इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश बजट के माध्यम से नहीं की है। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं फिस्कल कंसोलिडेशन की प्रोसेस जो है वो भी स्टार्ट कर दी है। वैसे अभी जो है फिस्कल डेफिसिट के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा, अभी कैपेक्स के ऊपर ही फोकस किया जा रहा है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसमें एक बड़ा जंप देखने को मिला, 35% ज़्यादा, तो इट्स अ गुड थिंग। अर्बन डेवलपमेंट की बात करें तो जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ हैं उनको अब इकोनॉमिक एक्टिविटी का हब बनाने की कोशिश की जाएगी, एंड दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग मूव। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट 2005 जो है इसको अमेंड किया जाएगा और उसको ज़्यादा एंटरप्राइज फ्रेंडली बनाया जाएगा। तो ये कुछ पॉजिटिव, जो टाइटल से पता चल गया, मच गुड सम बैड, ज़्यादातर इसमें अच्छी चीज़ें हैं। तो अभी हम अच्छी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। फिर टैक्स एग्जेम्पशन और ये सारी चीज़ें भी फाइनेंस मिनिस्टर ने नहीं दी हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। अब अगर हम बात करें कि जो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं और टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ हैं, अभी तक क्या है हमारे देश में कि आप अहमदाबाद जाइए, मुंबई जाइए, कोलकाता या फिर दूसरे जो भी बड़े सेंटर्स हैं, उसके इर्द गिर्द आपको बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और बड़े बड़े सेंटर्स देखने को मिलते हैं। तो जॉब के लिए हमारे देश के लोग जो हैं, उसमें हमारे देश में ये पैटर्न है कि जॉब के लिए जो गांव का लड़का है या फिर लड़की है वो गांव छोड़कर शहर की तरफ जाएंगे, वहां पर ही उनको क्वालिटी जॉब्स मिलेगी, क्योंकि ये सारी कंपनीज जो हैं वहां पर हैं। अब सरकार जो है वो इसमें बदलाव लाना चाहती है। ये जो इकोनॉमिक जोन्स हैं हमारे देश में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, तो इन जोन्स को टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में भी स्प्रेड किया जाएगा। तो ये चाइना स्टाइल हो जाएगा। चाइना में बहुत सारे बड़े बड़े शहर में पहले ऐसे जोन्स तैयार किए गए थे, वहाँ पर जो लेबर लॉज हैं वो थोड़े अलग रहते हैं, कस्टम क्लियरेंस जो है वो आपको स्पीडली मिल जाता है, तो यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो फटाफट फास्ट होती हैं।
अब अगर ये टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में भी ये फैसिलिटीज़ आपको मिलने लगे, इसको एक्सपांड किया जाए, तो आपको माइग्रेट नहीं होना पड़ेगा तो लेट्स से आप गांव से नेक्स्ट जो बड़ा टाउन है वहाँ पर जाएंगे, वीकेंड में आप अप डाउन भी कर सकते हैं, घर भी वापस जा सकते हैं, तो वो होम सिकनेस वाली फीलिंग भी नहीं आएगी, जीने का भी मज़ा आएगा और सारी चीज़ें विन विन होगी सभी के लिए। तो अब ये बदलाव जो है वो भारत सरकार करने वाली है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, दिस विल बी ए बिग थिंग। फ्लेक्सिबल लेबर लॉज जब होंगे तो हम कपड़े बनाना, फुटवेयर बनाना, फर्नीचर और दूसरी ऐसी चीज़ें जो हैं वो फटाफट बना पाएंगे। नेगेटिव्स की बात करें, कुछ ऐसे पॉइंट्स, तो इसमें बताया गया है कि जो कस्टम ड्यूटीज़ कुछ चीज़ों की इंक्रीज़ की है, तो इससे हमें बचना चाहिए। इससे एक प्रोटेक्शनिस्ट रेजीम का सिग्नल जाएगा मार्केट में। Trade liberalization had successfully supported 8% annual average growth for nearly a decade beginning in 2003-04 and had thus served India well. जो ट्रेड लिबरलाइजेशन यानी कि चीज़ों इंपोर्ट ड्यूटीज़ हम नहीं लगाते थे, कस्टम्स ड्यूटीज़ को बहुत हद तक कम किया गया, तो इसकी वजह से भारत का ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा रहा। अब अगर हम कुछ चीज़ों के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज़ या कस्टम ड्यूटीज़ इंक्रीज़ करेंगे तो इससे एक नेगेटिव सिग्नल जाएगा। लेकिन सरकार ने ये भी कहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हम यहाँ पर बना सकते हैं, वो चीज़ अगर हम धड़ाधड़ इंपोर्ट कर रहे हैं तो इससे अच्छा है कि हम कस्टम ड्यूटीज़ लगाएं, ताकि हमारे देश की जो छोटी छोटी कंपनीज़ हैं उनको एक ब्रीदिंग स्पेस मिले, वो डेवलप हो सके, वो अपने प्रोडक्ट को डेवलप करके मार्केट में बेच सके। तो इसके लिए भी कस्टम ड्यूटीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें तो सरकार ने बहुत ही एक मॉडरेट डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा है, 60,000 करोड़ रुपीज़, 65,000 करोड़ रुपीज़ का टारगेट रखा है। तो ये इतना बड़ा टारगेट नहीं है। एयर इंडिया प्राइवेटाइज हो चुका है, इसके साथ ये वाला जो 12,100 करोड़ में टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स को दिया है, नीलाचल इस्पात, और एक दूसरा प्रोजेक्ट भी है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये 210 करोड़ में बेचने की बात थी, अभी इसको होल्ड पर रखा गया। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी डिसइन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं। अब डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट जब आप कम रखते हैं तो एक तरफ सरकार का ये विचार है, सरकार का कहना यह है कि बड़े बड़े टारगेट्स रख के फिर वो अचीव ना हो पाए तो उसका क्या मतलब। और दूसरी तरफ मार्केट में ये सिग्नल जाता है कि सरकार जो है वो छोटे डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट या फिर मॉडरेट लेवल पर रख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो कंपनीज हैं उनकी वैल्यू को इतनी अच्छी नहीं है। तो ये भी एक चीज़ जो है वो मार्केट का एक एजम्पशन जो है वो इस प्रकार का भी हो सकता है। तो ये कुछ इतने भी बैड नहीं, लेकिन कुछ बैड पॉइंट्स हमें बजट में देखने को मिलते हैं। सो दिस वाज अवर थर्ड टॉपिक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ वन। दोस्तों, इंपीरियल एक्सेस, यह द हिंदू का एक आर्टिकल है, गवर्नर वर्सेस चीफ मिनिस्टर। हमारे कुछ राज्यों में ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, जब यूपीए की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में थी उस टाइम पर बीजेपी के जो राज्य थे, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स और उनकी पार्टी जहाँ पर सत्ता में थी, तो वहाँ पर यूपीए के गवर्नर्स जो हैं वो इस प्रकार का बिहेवियर करते थे। अब बीजेपी जो है वो सेंटर में है, तो अब उनके द्वारा अपॉइंट किए गए गवर्नर्स जो हैं वो इस प्रकार का बिहेवियर कर रहे हैं। नाउ द थिंग इज कि ये चीज़ अच्छी है गलत है, अगर इसको हम देखें फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू तो वो तो इसका इस्तेमाल करेंगे ही, लेकिन देश के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे लोकतंत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये चीज़ जो है ये ख़त्म होनी चाहिए। ये चीज़ अच्छी बिल्कुल नहीं है कि गवर्नर जो हैं वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ मिसबिहेवियर करें। यहाँ पर आप देखिए, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जो हैं वो काफ़ी गुस्सा हो गए हैं गवर्नर जगदीप धनखार के ऊपर। जो धनखार साहब हैं तो उन्होंने ट्वीट किया और फिर जो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं उनको ब्लॉक कर दिया, और फिर ये धनखार साहब जो हैं उन्होंने फिर ट्वीट के स्क्रीन, उनको जो मैसेजेस किए हैं ट्विटर के माध्यम से, तो उनके स्क्रीनशॉट जो हैं वो फिर ट्वीट किए। ऐसी ही चीज़ें हमें तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। और चीफ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने ये कहा, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि ये गवर्नर जो हैं उनका बिहेवियर सरकार के प्रति और चीफ मिनिस्टर के प्रति ऐसा है कि वो हम उनके जो कहते हैं ना बॉन्डेड लेबर, उनके गुलाम हो, इस प्रकार से हमारे साथ बिहेव करते हैं।
ऐसा हुआ कि वेस्ट बंगाल में जो चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल हैं उनको हर रोज़ रेगुलर बेसिस पर बुलाया जाता था बाय द गवर्नर, और जब वो नहीं पहुंच पाते थे फॉर वट एवर रीज़न, तो फिर धनखड़ साहब जो हैं वो इल्ज़ाम जो है वो चीफ मिनिस्टर के ऊपर लगाते थे। इसी के साथ जो असेंबली स्पीकर हैं उनके साथ भी एक बहस हो गई थी उनकी। फिर हावड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बिल 2021 जो है इसको भी विथ हेल्ड करके रखा है, इसको ना तो आगे बढ़ा रहे हैं ना तो पीछे, राइट, उसके ऊपर एक प्रकार से बैठ गए हैं। तो इस प्रकार की सिचुएशन देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, तो उन्होंने वहाँ पर जो महाराष्ट्र की जो असेंबली है वहाँ पर स्पीकर नहीं है सिंस फरवरी 2021, और इस स्पीकर की पोस्ट वेकेंट होने के बावजूद जो प्रोसेस है वो प्रोसेस करने नहीं देते। उनका कहना यह है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो अपने ही रूल्स खुद नहीं बना सकती, और इस चीज़ को लेकर वहाँ पर इश्यू चल रहा है। और फिर वहाँ पर यह भी हुआ कि जो 12 मेंबर लेजिस्लेटिव, इस टॉपिक को हमने काफ़ी डिस्कस किया था, ये रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर्स टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल अंटिल द मैटर रीच्ड हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में फिर जाना पड़ा। अब गवर्नर जो होते हैं जैसे प्रेसिडेंट हैं, तो प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह जो है, एडवाइस जो है, उनको मानना ही पड़ता है। वैसे ही जो एक गवर्नर हैं उनको काउंसिल ऑफ चीफ मिनिस्टर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर जो हैं उनकी जो सलाह है, एडवाइस है, उनको मानना ही पड़ता है। लेकिन उन्होंने ये 12 लोग जो हैं उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट करने थे तो वो नहीं किए। फिर फाइनली हाई कोर्ट में मैटर गई। तो ये चीज़ें हेल्थी नहीं है। सेम थिंग गोज विद तमिलनाडु। गवर्नर RN रवि साहब जो हैं उन्होंने ये नीट के साथ जुड़ा हुआ जो मैटर है उसके ऊपर वो बैठ चुके हैं। जनरली ऐसा होता है कि गवर्नर अगर या तो प्रेसिडेंट को वो बिल दे दे या फिर वो बिल जो है वो असेंबली को वापस दे दे। अब कोई डिसीजन ही नहीं लेते तो क्या होता है, ये एक ट्रिक है कि या तो आप आगे भी नहीं भेजेंगे और वापस भी नहीं भेजेंगे, तो आप क्या है उसके ऊपर बैठ जाते हैं। तो इसकी वजह से वो पूरा मैटर, पूरा इश्यू, अब देखिए नीट के साथ जुड़े हुए जो इश्यूज और कितने सारे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ ये इश्यू हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल टसल। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, M लक्ष्मीकांत किताब को पढ़ेंगे, देन यू विल फाइंड के गवर्नर के लिए जो है ना, चीफ मिनिस्टर के लिए इलेक्शन होते हैं, लेकिन गवर्नर जो है उनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो बेसिकली यू कैन से रूलिंग पार्टी जो होती है सेंटर में वही अपने व्यक्ति को, और ऐसा ही होता है कि पॉलिटिक्स में क्या है कि किसी व्यक्ति को आप चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर नहीं बना पाए, लेकिन उसने पार्टी के लिए बहुत काम किया है, तो ऐसे लोगों को फिर गवर्नर बनाया जाता है। तो फिर ये गवर्नर जो हैं उनकी वफादारी किसके प्रति होगी? ऑफ कोर्स पार्टी के प्रति ही होगी, जो देश के लिए या फिर उस राज्य के लिए सही नहीं रहता है। तो इसमें कुछ बदलाव लाने की डेफिनेटली हमें ज़रूरत है। लास्ट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, क्योटो फेसेस फाइनेंशियल रूइन। 2019 में, कोविड से पहले, क्योटो नाम का जो शहर है इसको 8 मिलियन विजिटर्स यानी कि 80 लाख लोग जो हैं वो क्योटो घूमने गए थे। अब क्योटो जो है ये जापान का एक शहर है, आप देख सकते हैं, ये है क्योटो। आई एम श्योर आप नहीं देख सकते, थोड़ा जूम मुझे करना पड़ेगा अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो ये जो रेड डॉट मैंने किया है ये है क्योटो। तो लेट्स क्विकली सी जापान, नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। तो सी ऑफ ओखोत्स है यहाँ पर, एंड यू कैन सी ये रशिया यहाँ से दूर नहीं है। इनफैक्ट रशिया और इसके बीच में ला पेराउस एक स्ट्रेट भी है। अगर इनकेस आपको प्रश्न पूछा जाए कि ये ला पेराउस स्ट्रेट कहाँ पर है, किन दो देशों को डिवाइड करती है, तो रिमेंबर इट इज़ रशिया एंड जापान। तो ये है ईस्ट सी ऑफ जापान, इस तरफ नॉर्थ पैसिफिक सी है, थोड़ा नीचे आया तो फिलीपाइंस सी, यहाँ पर आपको कोरिया स्ट्रेट देखने को मिलता है। ईस्ट चाइना सी के साथ भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है जापान, और टोक्यो इसका कैपिटल है। एंड देयर आर अदर ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट जापान, कभी फ्यूचर में बात करेंगे। चलिए अब गेट बैक टू टॉपिक। तो ये क्योटो शहर जो है उसको 99% ड्रॉप आ गया इसमें टूरिस्ट विजिटर्स में, क्यों? बिकॉज ऑफ कोविड के बाद लोगों ने ट्रैवल जो है वो थोड़ा कम किया। तो वहाँ के जो मेयर हैं दाइसाकू कोडोकावा, उनका कहना यह है कि अगर ऐसे ही टूरिज्म के आंकड़े रहे तो आने वाले एक दशक में ये टोक्यो शहर जो है, क्योटो शहर जो है जापान का, ये बैंकरप्ट हो जाएगा। अब कुछ लोगों के लिए ये अच्छा है, मीन्स वो जो क्योटो में रहने वाले जो लोकल लोग हैं वो कहते हैं कि दिस इज़ अ गुड थिंग
टूरिज़्म पॉल्यूशन जो बहुत ज़्यादा है, टूरिस्ट आते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे शहर के यूज़ करते हैं। फिर जापान के लोग जो हैं वो डिसिप्लिन के लिए फेमस हैं, दे उनका बिहेवियर जो है वो काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। मीन्स वहाँ का आम व्यक्ति जो है उसका बिहेवियर भी हमारे यहाँ के एक गवर्नर या फिर चीफ मिनिस्टर या फिर टॉप ऑफिसर जैसा होता है। बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं वो, बहुत ही विनम्र भी होते हैं। तो कुछ इल मैनर्ड टूरिस्ट्स यहाँ पर वो बात कर रहे हैं ज़्यादातर अमेरिकन्स की। अमेरिकन्स वहाँ पर बहुत घूमने के लिए जाते हैं और फिर वो चिल्लाना, ये वो सारी चीज़ें, पार्टी एक्सेट्रा, तो इससे वहाँ के लोकल लोग जो हैं वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्योंकि इतने ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, तो जो लोग जॉब के लिए जा रहे हैं वहाँ की ट्रेन इस्तेमाल करें, बसेस इस्तेमाल करें, तो फुल रहती है, तो उनका जीवन जो है वो फिर थोड़ा डिस्टर्ब या फिर इम्पैक्ट हो जाता है। ऐसे ही कुछ चीज़ जो है वो शायद हमारे नैनीताल, दार्जिलिंग, गोवा, ऊटी में रहने वाले जो लोकल लोग हैं, हर कोई, किसी को तो टूरिस्ट पसंद नहीं है। मीन्स एक हद से ज़्यादा फिर टूरिस्ट आने लगे तो फिर लोकल लोगों को परेशानी भी होती है। लेकिन टूरिज़्म जो है ये अच्छी जॉब्स क्रिएट करता है। टूरिज़्म से पैसे जो हैं वो सर्कुलेट होते हैं, और वे सारे लोग जो खाने पीने की चीज़ें बेचते हैं, टी शर्ट्स बेचते हैं, दूसरी टैटू बनवाना, ये वो कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो टूरिस्ट स्पॉट्स में हमें देखने को मिलती हैं। तो उन लोगों के लिए तो टूरिस्ट जो हैं वो अतिथि देवो भव ही है। बट ये जो चीज़ हमने क्योटो के बारे में डिस्कस की, वो हमारे देश के बड़े बड़े शहरों और बड़े बड़े लोकेशंस के ऊपर, जो टूरिस्ट लोकेशंस है उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट होती है कि वी नीड टू क्रिएट प्रॉपर कोविड प्रोटोकॉल्स ताकि टूरिस्ट जो है वो वापस आए। दूसरी चीज़ हमारे लिए सोचने की बात यह है कि जापान का एक शहर जो है उसमें हर साल 80 लाख जितने टूरिस्ट आते हैं, और हमारा देश इतना बड़ा देश है और इतने सारे लोकेशंस, 5000 साल पुरानी संस्कृति, आपको क्या क्या भारत में नहीं देखने को मिलता। सारी वैरायटी है, स्नोफॉल, स्नो से ढके हुए माउंटेन्स हैं तो रेगिस्तान भी हैं, आइलैंड्स हैं तो आपको कोस्ट लाइन भी है, राइट, प्लेन्स है, कितने जंगल हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आज भी भारत जो है वो टूरिज़्म में इतना ज़्यादा मशहूर नहीं हुआ है। और ये एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, आप ऑब्जर्व कीजिए, किताबों में नहीं, आप खुद सोचिए कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं, राइट, जो अगर हम इम्प्रूव करें, उन पॉइंट्स के ऊपर काम करें, तो हमारा देश जो है वो एक टूरिज़्म हब बन सकता है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है। डियर फ्रेंड्स, ये हैं कुछ न्यूज़ आइटम्स। प्लीज़ आप पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इनको देख लीजिएगा, इजी टू अंडरस्टैंड है। जो मैंने आपको प्रश्न पूछा था रुस्तम जी बायराम जी का, तो ये हॉर्स रेसिंग के साथ जुड़े हुए हैं, ये हैं रुस्तम जी, और पॉसिबल होगा तो मैं इनकी एक छोटी सी बायोग्राफी भी आपके लिए लेकर आऊँगा। मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के ऊपर से आपको एग्जामिनेशन में एक प्रश्न पूछा जा सकता है, और ये भी एक इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स का ही टॉपिक है। राफेल नडाल जो हैं, तो उनके साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है कि उन्होंने अपनी फर्स्ट ग्रैंड स्लैम जो है वो कब जीती थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मीन्स ये इजी दिखने वाले जो प्रश्न है ना, उसको पूछा जाता है, और फिर हमें ऐसे कुछ प्रश्नों को जनरली हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये हमारे लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। सभी नहीं, राइट, ऐसा नहीं है कि आप स्पोर्ट्स के सभी इवेंट्स को फॉलो कीजिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो हमें पता होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें बड़ी थी, एक तो ये रेस हॉर्स वाले जो रुस्तम जी हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। जल्दी मैं आपके लिए क्यूरियसली एजुकेशन के ऊपर फाइनेंशियल एनालिसिस लेकर आऊँगा, बजट के साथ जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, एंड क्यूरियसली फॉरएवर पर भी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाने की कोशिश पूरी ज़ोर शोर से की जा रही है। तो आज कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रिमेंबर, आप ही इस सीरीज़ के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ शेयर इट विद अदर पीपल एज वेल। सी यू सून, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।